हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों को कैसे हो सभी? तो गाइस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे हम प्रोबेबिलिटी के। नेक्स्ट ये हमारा पार्ट नंबर 6 है। इससे पहले 5 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 150 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 151। एंड अगर गाइस आप डिफेंस वाले को पेंसिल ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है पेंसिल ऐप का, वहाँ से आप डिफेंस वाले को फॉलो कर सकते हैं। ओके, वहाँ पे आप हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं गाइस, ठीक है। डिफेंस वाले ग्रुप है एनडीए मैथ डाउट के नाम से, जिसके अंदर आप अपना क्वेश्चन का डाउट उसका फोटो खींच के सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसमें पोस्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप अपना डाउट भी क्लियर कर सकते हैं। देखो गाइस, क्वेश्चन नंबर 151 ये कहता है ए फेयर कॉइन इज टोस्ड 100 टाइम्स। एक कॉइन को मैंने टोस्ट किया कितनी बार? 100 टाइम टोस्ट किया, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 100 दे रखा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग टेल्स एन ओड नंबर ऑफ टाइम? मतलब टेल्स आपका आना चाहिए ओड नंबर ऑफ टाइम में। जैसे देखो, कॉइन को जैसे मैं टोस्ट करता हूँ 100 टाइम, जैसे पहले फर्स्ट टाइम किया, फिर 2 3 4 5 अप टू सोन 100 टाइम टोस्ट किया। पहले फर्स्ट टाइम अगर टोस्ट करेंगे तो टेल आएगा, थर्ड टाइम टोस्ट करेंगे टेल आएगा, फिफ्थ टाइम टोस्ट करेंगे टेल आएगा, सेवंथ टाइम टोस्ट करेंगे टेल आएगा, अप टू नो सोन 99 टाइम पर भी टोस्ट करेंगे तो टेल आएगा। ओड पोजीशन पे आपका टेल आना चाहिए। तो मतलब टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। तो टेल आएगा तब वो सक्सेस होगा, और क्यों मतलब 1/2 फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, मैंने आपको बताया था कि पी और क्यू जब दोनों इक्वल हो तो सिंपल है 1/2 की पावर n लगा दो, मतलब 100, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा? एन सी आर। आर मतलब जब सक्सेस होगा, सक्सेस कब होगा? जब 1 आएगा, आर की वैल्यू 1 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी। तो 100C1 प्लस में आएगा 100C3 प्लस में आएगा 100C5 अप टू सोन क्या आएगा? 100C99। और देखो सम ऑफ कोफिशिएंट बाइनोमियल थ्योरम के अंदर NC1 प्लस में NC2 प्लस में अप टू सोन, अगर ओड मतलब ये क्या है? ओड नंबर है यहाँ पे डिवाइड में, सॉरी NC3 अप टू सोन NC99, इनका सम क्या होता है? 2 की पावर n-1। तो 2 की पावर इसका सम क्या आएगा? इस पूरे का सम 2 की पावर n कितना है? 100-1, तो ये आएगा 2 की पावर 99। और मल्टीप्लाई में क्या है? 1/2 की पावर 100, तो ये क्या आया? 1/2। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। तो यहाँ पे मैंने द सम ऑफ कोफिशिएंट मतलब कि जो आपके पास इवन टर्म्स होती हैं, इवन टर्म्स के जो कोफिशिएंट्स का सम होता है वो क्या होता है? 2 की पावर n-1 होता है। तो बाइनोमियल थ्योरम का मैंने ये आपका कंसेप्ट यहाँ यूज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 152 नंबर क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ये कहता है एक स्पेशल डाइस है विद द नंबर 1 -1 2 -2 0 और 3। उस डाइस के ऊपर जो नंबर है वो है 1 -1 2 -2 0 और 3। ये 3 नंबर है। इस थ्रोन ट्राइस मतलब 3 बार उस डाइस को थ्रो किया गया, ठीक है। तो टोटल सैंपल स्पेस में एलिमेंट कितने बनेंगे? 216 आउटकम्स आएंगे। जब एक डाइस को 3 बार उछालते हैं तो उसके 216 आउटकम्स आते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर अकरेंस ऑन द अपर फेस इज 0। जैसे देखो, अगर मैं एक डाइस ये है, एक डाइस ये है और एक डाइस ये है, इस डाइस के ऊपर जो ऊपर वाले फेस पे जो नंबर आएगा वो आ सकता है 1 आ सकता है, यहाँ पे जैसे मान लेता है -1 आ सकता है, 0 आ सकता है। इन तीनों का सम देखो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। समझ में आया? जब 3 बार टोस्ट करेंगे, जैसे 3 डाइस अलग अलग है जिनके ऊपर नंबर जो है अब 1 2 3 4 5 6 नहीं है, अब नंबर आपके पास ये है। और जैसे मैंने 3 जो गुट्टे होते हैं लूडो वाले उनको फेंका और उनके ऊपर जो नंबर आया, ऊपर वाला फेस ही देखते हैं। एक पे आ गया मान लो 1, दूसरे पे आया -1 और तीसरे पे आया 0। जो भी नंबर आए तीनों का सम आपका 0 होना चाहिए। देखो टोटल कौन कौन से केस बन सकते हैं? हो सकता है तीनों के ऊपर 0 0 आए, देख लो इनका सम भी आपका 0 हो सकता है। एक केस ये बन सकता है। दूसरा हो सकता है पहले पे 1 आए, दूसरे पे -1 आए, तीसरे पे 0, एक केस ये हो सकता है। दूसरा एक केस ये हो सकता है कि 1 आए -2 आए, 1 आए, एक केस ये हो सकता है। नेक्स्ट 2 आए माइनस का 2 आए 0, एक केस ये हो सकता है। नेक्स्ट एक 2 आए -1 आए -1, एक केस ये हो सकता है। और एक केस हो सकता है -2 माइनस का 1 -2 और एक 3 आए। इन देख लो, इन सभी का सम जो है वो क्या होता है? आपके पास 0 आता है। अब देखो
ये तो पॉसिबिलिटी बनाई मैंने, ये है कि तीनों के तीनों जो गुट्टे हैं, जो लोडू वाले वो जो गुट्टी होती है वही, ठीक है, वो तीनों पे अगर जीरो आए तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अब देखो, जरूरी तो नहीं है कि पहले पे वन आए, दूसरे पे -1 आए और जीरो आए फिर तीसरे पे। ये भी तो हो सकता है पहले पे जीरो फिर माइनस का वन और फिर वन आए, और ये भी तो हो सकता है इस पे जीरो इस पे वन और इस पे माइनस, तीनों पे। तो इसका मतलब यहाँ कितने नंबर है, 1 2 3, 3 नंबर है, तो इसके लिए 3 फैक्टोरियल, मतलब टोटल 6 पॉसिबिलिटी है। यह नंबर आगे पीछे भी तो हो सकते हैं, हो सकता है पहले पे वन आए, दूसरे पे -1 और तीसरे पे जीरो, हो सकता है पहले पे जीरो फिर -1 फिर वन, हो सकता है पहले पे वन फिर जीरो फिर -1, तो ऐसे करके टोटल 6 कंडीशन बनेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या है, 3 नंबर है, 1 2 3, तो उसके लिए 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, देखो वन और वन, वन दो बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो इसके लिए सिर्फ 3 केस बनेंगे। यहाँ तीनों के तीनों नंबर डिफरेंट है तो इसके लिए 3 फैक्टोरियल, इसके लिए 6 केस बनेंगे। यहाँ तीन नंबर है तो तीनों देखो 3 फैक्टोरियल, लेकिन -1 दो बार रिपीट हो रहा है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, इसके लिए 3 ही केस बनेंगे, और इसके लिए आपके पास 6 केस बनेंगे। तो ये हुआ 6 प्लस में 3 9, प्लस में 6 15, 3 18 और 6 24 और 1 25, तो टोटल 25 केस बनेंगे गाइस। तो 25 डिवाइड बाय 216 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आपको करना था। ठीक है भाई, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153, ये कहता है कि देयर आर 25% चांस इट रेन्स ऑन एनी पर्टिकुलर डे, किसी भी दिन अगर बारिश होती है तो उसको 25% चांस है। तो बारिश होने को मैं क्या मान लेता हूँ, पी मान लेता हूँ कि बारिश होने के चांस कितने हैं, 1/4 प्रोबेबिलिटी हो गई 25% की, और ना आने के चांस कितने रहेंगे, 3/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन रेनी डे विद इन द पीरियड ऑफ 7 डेज, मतलब 7 डेज के पीरियड में एटलीस्ट कम से कम एक दिन बारिश होनी चाहिए, कम से कम एक से ज्यादा दिन भी हो सकती है एटलीस्ट। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 माइनस में क्यू की पावर n। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसका आंसर है 1 माइनस में क्यू की पावर n, तो यह आएगा 1 माइनस में क्यू, क्यू कितना है 3/4 की पावर n, n कितना है 7 डेज। तो ये आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा भी था जो पिछले पार्ट में मैंने करवाया नहीं था, वो पीडीएफ में ऐड करना रह गया था। क्वेश्चन नंबर था हमारा वो मैं बताता हूँ अभी आपको। क्वेश्चन नंबर था 147 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 147 नंबर क्वेश्चन ये था कि एक टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी थी। टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी मतलब सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी थी 0.3, तो इसका मतलब टारगेट को हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 0.7 आएगी। और उसने बोला था कि प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट 1, मतलब 80% चांस थे टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी एट लीस्ट। तो आपको बताना था n, मतलब टोटल ट्रायल वो कितने करेंगे कि एटलीस्ट 1%, एटलीस्ट 1 जो है, एटलीस्ट 1 उसने बोला था कि एटलीस्ट 1 जो है वो हिट करेगा टारगेट को, तो एटलीस्ट 1 दे रखा था और प्रोबेबिलिटी 80% वहां दे रखी थी। ठीक है ना, तो एटलीस्ट 1 अगर आता है तो मतलब आंसर रहेगा 1 माइनस में क्यू की पावर n इज इक्वल टू, उसने 80% दे रखा था मतलब 0.8 दे रखा था। तो यह आएगा 1 माइनस में क्यू की पावर, क्यू मतलब हिट ना करने की प्रोबेबिलिटी, तो यह आएगा 0.7 की पावर n इज इक्वल टू 0.8 अपने को दे रखा था। तो ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का और इधर आके प्लस का, मतलब 0.7 की पावर n इज इक्वल टू आया था 0.2। दोनों साइड लोग लेते हैं तो n log 0.7 इज इक्वल टू क्या, log 0.2। ठीक है, और ये उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो n इज इक्वल टू ये आ जाएगा मेरे पास log 2 डिवाइड बाय log 7 आ जाएगा लगभग। ठीक है, ये आ जाएगा, और ये वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग होगी, 4.5 समथिंग होगी, तो यहाँ से यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू वहाँ उसका आंसर था 5। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है ना, कि एटलीस्ट, जैसे एटलीस्ट 1 बोल दिया तो 1 माइनस में क्यू की पावर n लगा दो, तो 1 माइनस में ये 3/4 की पावर n हो गया, आंसर n मतलब 7 डे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
154 ये कहता है सेल्समैन हैज 70% चांस टू सेल ए प्रोडक्ट ऑफ एनी कस्टमर। एक सेल्समैन है, 70% चांस है एक प्रोडक्ट को क्या करना, बेचने का। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मान लेता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कि वो प्रोडक्ट को बेचता है, तो 7 बाय कितना आएगा, ये 10 आ जाएगा। 70% है तो 70 डिवाइड बाई 100, तो 7/10 आया प्रोबेबिलिटी। द बिहेवियर ऑफ सक्सेस कस्टमर इज इंडिपेंडेंट। कस्टमर का जो बिहेवियर है वो आपका वो इंडिपेंडेंट दे रखा है। इफ टू कस्टमर ए एंड बी एंटर, दो कस्टमर ए और बी एंटर किए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सेल्समैन विल द प्रोडक्ट टू कस्टमर ए और बी। मतलब दो कस्टमर है, ए कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करने की प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, 7/10। तो एक कस्टमर ए है, उसको भी प्रोडक्ट को उसने सेल कर दिया तो प्रोबेबिलिटी 7/10। सेकेंड कस्टमर बी को भी उसने प्रोडक्ट को सेल कर दिया तो प्रोबेबिलिटी उसकी भी कितना, 7/10। ए कस्टमर है और एक कस्टमर बी है, दोनों को प्रोडक्ट उसने बेच दिया तो बेचने की प्रोबेबिलिटी 7/10 दे रखी है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों प्रोडक्ट खरीद के ले गए ए और बी, दोनों के दोनों, ठीक है ना। और कस्टमर का बिहेवियर इंडिपेंडेंट है, मतलब ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन जो होगा वो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और का मतलब होता है यूनियन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में क्या होता है, इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन इसके इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये आएगा 7/10 प्लस में 7/10 माइनस में 7/10 इंटू में 7/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14/10 और ये माइनस में 49 बाई हो जाएगा 100। तो ये आएगा 140 माइनस में 49 डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो ये देख लो अभी इतना कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 91/100। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 155 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, स्टेटमेंट ही बढ़िया लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। ये कहता है स्टूडेंट अपीयर फॉर टेस्ट 1, 2, 3। एक स्टूडेंट गया जो उसने तीन टेस्ट दिए, टेस्ट 1 दिया, 2 दिया और 3 दिया। स्टूडेंट कंसिडर्ड सक्सेसफुल इफ द पास्ट इन टेस्ट 1। स्टूडेंट जो है वो सक्सेसफुल माना जाएगा अगर कब, अगर वो टेस्ट नंबर 1 में पास हो जाए, कोमा, यहां कोमा लग गया, टेस्ट नंबर 2, और याद रखना ये जो और लगा हुआ है ना वो 2 और 3 और आल के बीच में है, 1 के लिए नहीं है गाइस। सक्सेस माना जाएगा अगर वो 1 में पास हो जाए, और सक्सेस माना जाएगा अगर वो 2 में पास हो जाए, या वो 3 में पास हो जाए, या वो तीनों में पास हो जाए। तो दो ही केस है कि पहले में पास होना उसके लिए कंपलसरी है, कि वो टेस्ट 1 में पास होना कंपलसरी है। बाकी अगर दूसरे, तीसरे और तीनों में से अगर ये 3 अलग केस है, अगर दूसरे में पास हो गया तब भी वो पास माना जाएगा, तीसरे में पास हो गया तब भी वो पास माना जाएगा, और तीनों में पास हो गया तब भी वो पास माना जाएगा, और अगर 1 में पास हो गया तब भी वो पास माना जाएगा। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट पास इन 1, अगर वो फर्स्ट टेस्ट में पास होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी m दे रखी है, अगर वो सेकंड टेस्ट में पास होता है तो प्रोबेबिलिटी n दे रखी है, अगर थर्ड टेस्ट में पास होता है तो प्रोबेबिलिटी 1/2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि स्टूडेंट सक्सेसफुल हुआ, तो उसके सक्सेसफुल मतलब 1/2 मान लेता हूं, तो सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 दे रखी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, आपको बताना है। देखो गाइस, इसने सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, लेकिन आप अगर हमारे अकॉर्डिंग निकालें, वो सक्सेसफुल कब होगा, अगर वो टेस्ट 1 में पास हो जाए तो वो सक्सेसफुल है ना, या इन तीनों में से किसी में पास हो जाए वो सक्सेसफुल है। तो वो सक्सेसफुल के लिए क्या होगा कि वो फर्स्ट टेस्ट में भी पास हो गया और सेकंड टेस्ट में भी पास हो गया, इसमें होना कंपलसरी है, इसमें तो पास होगा ही होगा। अब इन तीनों में से किसी एक में पास होगा वो, ठीक है ना। तो टेस्ट 2 में पास हो गया तो इसका मतलब टेस्ट 3 में वो फेल हो गया भाई, तब भी वो तो पास माना जाएगा। देखो 1 के लिए कंपलसरी है, इन दोनों में से अपन कोई भी ले सकते हैं, अगर वो 2 में पास हो गया और 3 में फेल हो गया तब भी वो पास माना जाएगा, एक केस ये। दूसरा, फर्स्ट में तो वो पास होगा ही होगा। नेक्स्ट ये केस हो सकता है कि 2 में वो फेल हो गया और थर्ड में वो पास हो गया तब भी वो पास माना जाएगा। नेक्स्ट तीसरा केस ये हो सकता है कि फर्स्ट में तो वो पास होगा ही होगा। ठीक है,
तीसरा केस फर्स्ट में वो पास होगा, दूसरा हो सकता है वो सेकंड में भी पास हो जाए और थर्ड में भी पास हो जाए, तब भी वो पास माना जाएगा। इसने बोला है ना आल, तीनों में पास हो जाए तब भी वो पास है, पहले में पास और 2 और 3 में से अगर किसी में पास, एक दोनों में से एक में पास हो जाए तब भी वो पास है, दोनों में से एक में पास हो जाए तब भी वो पास है। तो ये 3 केस बनेंगे। यहाँ देखो, पास होने की प्रोबेबिलिटी m इंटू, सेकेंड में पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/n, थर्ड में पास होने की प्रोबेबिलिटी, ना होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 रहेगी। पास होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, ना फेल होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। इसमें m, सेकंड पेपर में फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, पास होने की प्रोबेबिलिटी n है तो फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1 - n, और इन मल्टीप्लाई में 1/2 प्लस में m इंटू n इंटू 1/2। तो ये आया p इज इक्वल टू 1/2 के। तो इसको आप सोल्व कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन इंटरेस्टिंग था, ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, 3 कैंडिडेट सोल्व ए क्वेश्चन। 3 कैंडिडेट है, ए मान लेता हूं, बी मान लेता हूं, सी। ओड इन फेवर ऑफ करेक्ट आंसर 5/2, 4/3, 3/4 रिस्पेक्टिवली फॉर द 3 कैंडिडेट। तो ओड इन फेवर दे रखा है गाइस, ओड इन फेवर स्टूडेंट ए के लिए क्या दे रखा है 5/2, और ओड इन फेवर का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मतलब सक्सेस होने, मतलब फेवर की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय नॉट फेवर की प्रोबेबिलिटी, मतलब बी ए के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट 5/2 है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, उधर जाके मल्टीप्लाई में 5/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा 4/3 इंटू में बी का कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली सी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, सी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 3/4 इंटू में सी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी। अब हमें पता है कि a प्लस में a के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है 1 होती है, तो a की प्रोबेबिलिटी यहां पुट करेंगे, यह आएगा 5/2 प्लस में b a के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, 5/2 इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट है। एलसीएम लेंगे तो 7/2 इंटू ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1, तो यहां से a के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आई, उधर जाके 2/7, यहां पे पुट करेंगे तो a की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 5/7, है ना। सिमिलरली अगर मैं b की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, वही सेम, b की प्रोबेबिलिटी प्लस में b के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, b की प्रोबेबिलिटी की जगह मैं ये लिखूंगा तो वही सेम चीज आएगी, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 4/7, देख लेना यही आएगा। सिमिलरली अगर मैं c की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो वो आएगा 3/7। ठीक है, ओके। तो ये तो इसका कंसेप्ट था। अब डायरेक्ट कैसे करेंगे वो डायरेक्ट बता देता हूं। देखो, ओड इन फेवर, फेवर के ए के फेवर में रेशियो क्या दे रखा है 5/2। ओड इन फेवर बी के फेवर में रेशियो क्या दे रखा है 4/3। ओड इन फेवर सी के फेवर में रेशियो क्या दे रखा है 3/4। तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 5 डिवाइड बाय, जब ओड इन फेवर दे रखा हो तो 5 डिवाइड बाय 5 और 2 कितना 7। बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4 डिवाइड बाय 4 प्लस में 3 कितना 7। सी के प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3 डिवाइड बाय 3 प्लस में 4 कितना 7। तो ये ए बी सी की प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट निकालोगे जब ओड इन फेवर दे रखा हो। अगर ओड इन अगेंस्ट दे रखा हो तो डिनोमिनेटर ऊपर लिखेंगे यहाँ पे और फिर डिवाइड में सम लिखेंगे, तो उल्टा लिखेंगे इसका। ठीक है, तो ये ए बी सी की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इसने आंसर निकालना है प्रोबेबिलिटी के एटलीस्ट 2 ऑफ सोल्व द क्वेश्चन करेक्टली। प्रोबेबिलिटी निकालने की दोनों में से एक ने सोल्व, एटलीस्ट कम से कम 2 ने सोल्व किया है। तो इसका मतलब ये होगा कि हो सकता है प्रोबेबिलिटी ए और बी दोनों ने सही किया हो, सी ने गलत कर दिया हो। एक केस हो सकता है ए ने गलत किया हो, बी और सी ने सही किया हो। दूसरा केस हो सकता है ए और सी ने सही किया हो, बी ने गलत किया हो। तीसरा केस, इसने बोला ना एटलीस्ट दो तो कम से कम सही करने चाहिए, तीसरा गलत। और हो सकता है तीनों के तीनों ने सही किया हो, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 है, तीनों भी तो हो सकते हैं। तो ये टोटल 4 केस बनेंगे। अब इन चारों का हमें पता है गाइस,
प्रोबेबिलिटी ए की पता है, बी की पता है, सी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे हम 4/7। बी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 3/7। ए के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 4/7, सॉरी 2/7। ठीक है, क्लियर। अब हो जाएगा, सभी की वैल्यू पता है हमें, यहाँ पे पुट कर देंगे, उसको सिंप्लीफाई कर लोगे, एलसीएम ले लोगे, सोल्व कर लोगे, रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है ए मेडिसिन इज नोन 75% इफेक्टिव क्योर ए पेशेंट। ठीक है, if the medicine is given to 5 patient, what is the probability at least one patient is cured by this medicine। देखो यार, एक पेशेंट है, उसने दे रखा है कि 75% चांस है क्योर ए पेशेंट, मतलब जो भी है पेशेंट को क्योर करने का चांस कितना है 75%, मतलब P इज इक्वल टू 75%, 75% हो गया ये 25-75 तो क्योर अगर कोई मतलब कोई भी पेशेंट अगर क्योर होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और अगर क्योर नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 माइनस में 3/4, मतलब कितना दे रखा है ये अपने को 1/4 होगी। इफ द मेडिसिन 5 पेशेंट को मेडिसिन दी गई, n इज इक्वल टू 5 हो गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 पेशेंट इज क्योर्ड। तो मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन है एटलीस्ट 1 का, तो आंसर रहेगा 1 माइनस में क्यू की पावर n, तो 1 माइनस में क्यू 1/4 की पावर 5, तो यह आंसर आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो यह आ जाएगा 1 माइनस में 4 की पावर 5 होता है 1024, तो यह आ जाएगा 1023 डिवाइड बाय 1024। ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 157 नंबर क्वेश्चन, और 100 ये वाला 153 नंबर क्वेश्चन, और एक जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वो तीनों क्वेश्चन सेम ही है भाई। नेक्स्ट 158 नंबर क्वेश्चन, ए और बी दो दे रखे हैं, ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, देन ए के कॉम्प्लीमेंट बाय बी के कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3/5, बी की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3/10, ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी अपने को दे रखी है 2/3। ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी होती है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय बी की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, बी की प्रोबेबिलिटी 3/10 इज इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये उधर चला जाएगा, मतलब 10/3 आ जाएगा। सॉरी 3/10 आएगा, इधर 3 से 3 कैंसल, ये आ जाएगा 1/5, तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी आई 1/5। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी क्या पूछी है अपने को, इसकी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट बाय बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये होता है प्रोबेबिलिटी किसका, ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय बी का कॉम्प्लीमेंट, और ये होता है 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी डिवाइड बाय 1 माइनस में बी की प्रोबेबिलिटी। अब देखो ए की प्रोबेबिलिटी पता है, बी की प्रोबेबिलिटी पता है, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पता है, तो यूनियन की प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या रहेगा, ए की प्रोबेबिलिटी प्लस में बी की प्रोबेबिलिटी माइनस में इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ से यूनियन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, और बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है तो यहाँ पुट कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है ए मशीन हैज 3 पार्ट ए बी सी हुज चांस डिफेक्टिव, अगर डिफेक्टिव होने के चांस अपने को दे रखे हैं। ठीक है, अगर ए डिफेक्ट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, बी डिफेक्ट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और सी डिफेक्ट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ए के डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.02, बी के डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.10, सी के डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.05। द मशीन स्टॉप वर्किंग इफ एनी वन ऑफ द पार्ट बिकम डिफेक्टिव, मशीन जो है वो मतलब वर्क करना बंद कर देगी अगर तीनों में से कोई भी एक पार्ट भी खराब हुआ तो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मशीन विल नॉट स्टॉप वर्किंग, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि विल नॉट स्टॉप वर्किंग, उसने वर्क करना बंद नहीं किया, इसका मतलब मशीन चालू है भाई, मशीन चालू है, इसका मतलब कोई भी पार्ट डिफेक्ट नहीं हुआ। तो हम क्या कर लेते हैं,
प्रोबेबिलिटी उल्टा निकाल लेते हैं, मतलब हम प्रोबेबिलिटी ये निकाल लेते हैं कि मशीन जो है वो स्टॉप हो गई। स्टॉप हो गई मतलब एक पार्ट, कोई भी एक पार्ट डिफेक्ट हो गया, ठीक है, और स्टॉप होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, उसको 1 में से माइनस कर देंगे, स्टॉप ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, है ना। तो स्टॉप हो गई मतलब एक पार्ट आपका डिफेक्ट हो गया, तो यूनियन, यूनियन मतलब या तो ए या बी या सी, तीनों में से एक। और यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और ये सारे इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, इंटरसेक्शन का मतलब फिर प्रोडक्ट हो जाता है। तो ए की प्रोबेबिलिटी पता है, बी की प्रोबेबिलिटी पता है, मतलब इसको लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस में प्रोबेबिलिटी सॉरी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी इंटू में सी। ठीक है, अब सभी की वैल्यू पता है, पुट कर दोगे तो ये यूनियन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, मतलब ये वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जहां मशीन स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अपने को नोट की निकालनी है तो 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको पूरे को जो भी आंसर आए उसको 1 में से माइनस कर देना, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 160 नंबर क्वेश्चन, ये कहते हैं 3 इंडिपेंडेंट इवेंट A1 A2 A3 अकर्स विद द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मतलब I को 1 पुट करोगे 1/2 आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 मतलब I को 2 पुट करोगे तो 1/3 आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 मतलब I को 3 पुट करोगे तो 1/4 आ जाएगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 ऑफ 3 इवेंट इज अक्कर, एटलीस्ट 1 मतलब कम से कम तीनों में से एक इवेंट अक्कर होना जरूरी है। तो एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक, तो एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, तो मतलब आपको यूनियन निकालनी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, कि ए यूनियन A1 यूनियन A2 यूनियन आपको A3 निकालनी है, एटलीस्ट 1 इसका मतलब होता है। ठीक है, तो A यूनियन A2 यूनियन A3 आपको निकालना है। तो इंडिपेंडेंट है, तीनों ही आपको दे रखे हैं, इंडिपेंडेंट है तो वही फॉर्मूला A1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू में A2 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू में A3, सेम फॉर्मूला जो अभी लगा के आए हैं, A3 इंटू में A1 और प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू A2 इंटू A3, और सभी की वैल्यू हमें पता है गाइस, पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, सिंप्लीफाई कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 161 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है इन ए सीरीज ऑफ 3 वनडे क्रिकेट मैच, 3 वनडे क्रिकेट मैच है, टीम ए बी ऑफ कॉलेज, प्रोबेबिलिटी टीम ए विनिंग और ड्रॉ आर 1/3 एंड 1/6 respectively. If a win, loss or draw gives 2, 0, 1 point respectively, then what is the probability that team A will score 5 points in this series? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, टीम ए को 5 पॉइंट मिले, 5 पॉइंट मिले, अगर जीतती है, कोई भी टीम जीतती है उसको 2 पॉइंट मिलते हैं, अगर हारती है तो उसको 0 पॉइंट, अगर ड्रॉ होता है तो उसको 1 पॉइंट मिलता है। ठीक है, तो इसका मतलब देखो सम 5 पॉइंट कब मिलेंगे, 2, 2 और 1, इसका सम 5 होता है, मतलब 2 बार जीती और एक बार क्या हो गया, ड्रॉ हो गया, है ना, तभी तो 5 पॉइंट मिलेंगे। एक तो ये केस, यही केस बनेगा 2, 2, 1 कि 2 बार जीती एक बार ड्रॉ हो गया, इसके अलावा और सम 5 बनेगा ही नहीं। तो केस ये बनेगा कि पहले दोनों मैच जीत गई, तीसरा ड्रॉ हो गया। नेक्स्ट केस ये बनता है कि पहला जीत गई, दूसरा ड्रॉ हो गया और तीसरा फिर जीत गई। और तीसरा केस ये बनेगा कि पहला मैच ड्रॉ हो गया और बाकी के 2 मैच जीत गए। टीम ए जो है वो 3 ये केस बनेंगे ना, ठीक है ना। अब
ए अगर मैच को जीतता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3, तो ए मैच को जीता तो 1/3 इंटू में 1/3 इंटू में ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी है 1/6, तो इंटू में 1/6 प्लस में सेम 1/3 इंटू में 1/6 इंटू में 1/3, नेक्स्ट 1/6 इंटू में 1/3 इंटू में 1/3। ठीक है, तो ये आप देख लो, आपको जो ऐड करना है ऐड कर लो, इसको सोल्व कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 162 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 6p 16 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, आपको बताना है। ठीक है, तो बाइनोमियल, किसका बाइनोमियल अपने को दे रखा है, x फॉलो x जो है वो इस बाइनोमियल को फॉलो करता है, x जो है वो इस बाइनोमियल को क्या करता है, फॉलो करता है। n की वैल्यू अपने को क्या दे रखी है, n की वैल्यू 6 दे रखी है, p अपने को पता नहीं। ठीक है, और अपने को पता है क्यू जो होता है 1 माइनस में p। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है NCR, p की पावर r और q की पावर n माइनस r। तो यहाँ 16 इंटू में x इज इक्वल टू 4, r की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 6, तो 6c4, p की वैल्यू पता नहीं तो p की पावर 4 आएगा, मतलब r, और q को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस में p और इसकी पावर आ जाएगा क्या, n माइनस में r, तो 6 माइनस में 4 मतलब 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2, तो ये आएगा 6c, r की वैल्यू 2, p की पावर 2, 1 माइनस में q की पावर आ जाएगा, मतलब 1 माइनस में p की पावर आ जाएगा 4। तो ये फॉर्मूला यूज कर लिया। अब इसको सोल्व करके p की वैल्यू निकालनी है गाइस, ठीक है ना, निकाल लोगे, यहाँ से ये कैंसिल होके आ जाएगा आपके पास p का स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल होके यहाँ आ जाएगा 1 माइनस में p का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 16p का स्क्वायर 6c4 इज इक्वल टू 6c2 इंटू में 1 माइनस में p का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू निकालो, 64 62 की वैल्यू निकालो, सिंप्लीफाई, p के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो p की वैल्यू एक नेगेटिव आएगी और एक पॉजिटिव आएगी, तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता p, इसलिए कैंसिल कर दो, पॉजिटिव जो वैल्यू आएगी वो रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट 163 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है कमेटी ऑफ 2 पर्सन कंटिन्यूड फॉर 2 men and 2 women, what is the probability committee will have only 1 woman। देखो यार, कमेटी है, 2 पर्सन सेलेक्ट करने कमेटी में, 2 मैन है और 2 वुमेन है। ठीक है ना, अब कमेटी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि विल हैव ओनली वुमेन, कमेटी के अंदर ओनली वुमेन होनी चाहिए, कोई भी मैन नहीं होना चाहिए। कोई भी मैन नहीं होने का मतलब है कि जो 2 पर्सन की मैं कमेटी सेलेक्ट करूंगा उसमें दोनों की दोनों वुमेन सेलेक्ट करूंगा, तो टोटल कितने पर्सन है, 4 पर्सन है, 4 पर्सन में से मेरे को 2 पर्सन सेलेक्ट करने हैं, तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आ गए 4c2। अब 2 मैन है और 2 वुमेन है, तो मैन तो एक भी सिलेक्ट नहीं कर रहा, तो 2c0 आएगा, मल्टीप्लाई में वुमेन दोनों की दोनों सिलेक्ट कर रहे हैं तो 2c2। ठीक है, तो ये आंसर आया 2c1 की वैल्यू 1 इंटू में 1 डिवाइड बाय 4c2। ठीक है, 4c2 की वैल्यू 6 होती है, तो 1/6 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 164, ये कहता है क्वेश्चन 3 पर्सन ए बी सी चांस टू सोल्व 1/2 1/3, तो ए के सोल्व करने के चांस है 1/2, बी के क्वेश्चन को सोल्व करने के चांस 1/3, सी के क्वेश्चन को सोल्व करने के चांस 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन विल बी सोल्व्ड, क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो गया, तो हम क्या कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं, मान लेते हैं कि क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, तो सोल्व नहीं हुआ उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो सोल्व आंसर आ जाएगा, 1 माइनस में नोट सोल्व, नोट सोल्व का मतलब ए बी सी तीनों में से किसी ने सोल्व नहीं किया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इसके भी सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी 3/4, 3 से 3 2 से 2 1/4, तो सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो 1 माइनस में 1/4 3/4। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट 165 नंबर क्वेश्चन, 2 डिपेंडेंट इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपने को गिवन है 0.2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपने को गिवन है 0.5। ए जो है
वो बी का सबसेट है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो ए के इक्वल होगा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगी वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के इक्वल होगी। देन ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, तो ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ए के प्रोबेबिलिटी के इक्वल होगी डिवाइड बाय बी की प्रोबेबिलिटी, तो ये आएगा 0.2 डिवाइड बाय 0.5, तो 2/5। तो इसका मतलब ए बाय बी की प्रोबेबिलिटी 2/5 होगी, तो सी आंसर नहीं हो सकता, डी आंसर नहीं हो सकता, ए होगा। अब बी बाय ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्यों, क्योंकि उसको मैं लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये जो है वो ए की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आएगा डिवाइड बाय ए की प्रोबेबिलिटी, तो ये 1 आएगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तो बी आंसर आ गया। ठीक है, 165 का आंसर। नेक्स्ट 166 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है ए पॉइंट इज चूज्ड इनसाइड ए सर्कल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द पॉइंट इज क्लोजर टू द सेंटर ऑफ द सर्कल देन टू इट्स बाउंड्री। पहले वो सेंटर के क्लोज है, फिर उसके बाउंड्री के क्लोज है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करे थे, याद है आप लोगों को, वो था सर्कम सेंटर के, पहले वो सर्कम सेंटर के था, फिर वो सेंटर के क्लोज था। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले वो सेंटर के क्लोज है, फिर वो सर्कम, तो अब सेंटर के क्लोज है, फिर उसके बाउंड्री के। तो जब ऐसा क्वेश्चन है कि सेंटर के क्लोज है फिर बाउंड्री के, तो आंसर आपका आएगा 1/4। लेकिन ऐसा क्वेश्चन है कि वो बाउंड्री के क्लोज है फिर वो सेंटर के, तो उसका आंसर आएगा 3/4। दिमाग में बिठा लो। नेक्स्ट 167 नंबर क्वेश्चन, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द सेक ऑफ 52, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज ऐश। कितनी बार रिपीट हो गया, 4 कितने पत्ते होते हैं ऐश के, मतलब इक्के हो गया जिसपे ए लिखा होता है, 4 पत्ते होते हैं, टोटल कितना है 52, 1/13 आंसर आ गया, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट। ठीक है, हम इवेंट कंसीडर कर लेते हैं। ये कहता है कि 2 इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ द अकरेंस ऑफ वन प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ द अदर। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होते हैं, एक्सक्लूसिव मतलब जब इनका इंटरसेक्शन क्या हो, एम्प्टी। ठीक है ना, क्या हो आपका, एम्प्टी, तभी वो जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, अदरवाइज वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होंगे अगर एक इवेंट का प्रीवेंट मतलब आने की प्रोबेबिलिटी मान लो अकरेंस द अदर, तो मतलब ये है कि एक जो है एक का दूसरे पे कोई ऐसा फर्क मतलब क्या बोलते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक का दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक का दूसरे पे कोई, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव की डेफिनेशन ही यही थी ना कि अकरेंस ऑफ फर्स्ट इज, एक के अकरेंस की दूसरे अकरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर मैं कोइन को टॉस करता हूँ तो एक मैं इवेंट मान लेता हूँ इवन है, दूसरा इवेंट मान लेता हूँ ओड है, तो इवन और ओड, ए में इवन नंबर आएंगे, बी में ओड नंबर आएंगे, तो दोनों क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, है ना। तो ये डेफिनेशन करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इज द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी, बिल्कुल ये भी आपकी करेक्ट है। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अगर है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन आपका 0, इंटरसेक्शन एम्प्टी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहती है, 0। आपको पता है फिर यूनियन की प्रोबेबिलिटी जो है वो ए की प्रोबेबिलिटी प्लस में बी की प्रोबेबिलिटी के इक्वल आ जाता है, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 169 नंबर क्वेश्चन देखो गाइस, ये कहता है द 2 फेयर डाइस थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सम इज नाइदर 8 और नॉर 9। तो सम 9 तो 8 होना चाहिए और ना ही 9 होना चाहिए। तो एक चीज़ देखते हैं किन किन का सम 8 होता है भाई, 2 और 6 का सम 8 होता है, ठीक है, और 6 और 2 का सम 8 होता है, 3 और 5 का सम 8 होता है, 5 और 3 का सम 8 होता है, और क्या रह गया, 4 और 4 का सम 8 होता है। और 9 किन किन का सम होता है भाई, 9 आपका होता है 3 और 6 का सम होता है, 6 और 3 का सम होता है, 4 और 5 का सम होता है, 5 और 4 का सम होता है। तो इनका सम 8 और 9 आता है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसे आउटकम्स हैं जिनका सम 8 और 9 आता है, और टोटल आउटकम्स कितने आएंगे 36। तो प्रोबेबिलिटी आई 1/4। ये उसकी प्रोबेबिलिटी आई जिनका सम 8 और 9, लेकिन अपने को नाइदर और नोर निकालना था, तो उसका आप उल्टा कर दो, 1 में से 1/4 कर दो, 3/4 आंसर आ गया, ऑप्शन सी आ गया। नेक्स्ट 170, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0, और ये कहते हैं कि ए की प्रोबेबिलिटी 1/3 और बी की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। ए की प्रोबेबिलिटी 1/3 और बी की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। देन इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो प्रोबेबिलिटी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और ये आता है 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देखो यार, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि इंटरसेक्शन तो 0 है। तो यह आएगा 1/3 प्लस 1/4, तो यह आया 7/12, तो यह आया 1 माइनस में 7/12, तो 5/12, ऑप्शन डी आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 170 गाइस। क्लियर? तो यहीं तक करते हैं क्वेश्चन नंबर 170 तक गाइस, बाकी के हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो देन आप अपना कमेंट करके डाउट क्लियर कर सकते हैं, मैं आप लोगों को आपका डाउट ज़रूर क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, ओके। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड प्लीज़ गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एंड प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में जय हिंद तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा।